नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है, जो कि 23 और 24 दिसंबर को होने वाला है। तो ऐसे में अब आपके पास 1 महीने का शेष टाइम रह गया है। तो इसमें आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा और जितना टेस्ट लगाइएगा उतना आपको फ़ायदा होगा। तो इसीलिए प्रत्येक दिन कम से कम एक टेस्ट लगाइए, ताकि टेस्ट के माध्यम से जो भी कमी होगी उसे दूर किया जा सकेगा। तो इसीलिए आप प्रत्येक दिन एक टेस्ट कम से कम जरूर लगाइए और रिवीजन के लिए मास्टर वीडियो जरूर देखिए। जो 5 मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है उसे जरूर देखिए, ताकि उसका फ़ायदा आपको मिल सके। और भी मास्टर वीडियो अपलोड किया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस मास्टर वीडियो को प्यार दीजिए, ताकि हम और भी मास्टर वीडियो अपलोड कर सकें। और प्रत्येक दिन कम से कम एक टेस्ट लगाइए, जिसके लिए हम प्रत्येक दिन 2 टेस्ट अपलोड कर रहे हैं। एक टेस्ट आपको सुबह 8 बजे, दूसरा टेस्ट शाम के 5 बजे अपलोड किया जा रहा है। तो आप उन दोनों टेस्टों को उसी टाइम जरूर लगा दिया कीजिए, ताकि उसका फ़ायदा आपको मिल सके और जो भी कमी होगा उसे दूर किया जा सके। तो इसीलिए प्रत्येक दिन टेस्ट लगाते रहिए, ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सबों में शेयर कीजिए, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोगों को मिल सके, ताकि हम भी आप लोगों के लिए मेहनत करते रहें। और इसका जो है टारगेट ज़्यादा जल्द से जल्द 20 के सब्सक्राइबर पहुंचाइए, ताकि हम भी आपके लिए मेहनत करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग आज 14 नंबर टेस्ट का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहता है कि छत्रपति क्या है, छत्रपति शिवाजी की अष्टप्रधान जो कि 8 लोगों का परिषद है में अमात्य क्या है, अमात्य की क्या भूमिका थी। तो इसकी भूमिका जो थी ये थी आपको महालेखाकार था। कौन? महालेखाकार था। 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है वडगांव क्या, वडगांव का आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित वर्ष में हुआ था। कहता है वडगांव का आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था यह किस वर्ष हुआ था। तो यह आपको 1779 हुआ था। कब? 1779 ईस्वी में हुआ था। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। अगर डेट देखिए तो आपको कहीं 12 तो कहीं 13 आपको देखने के लिए मिलता था। 12 या फिर 13 जनवरी को 1779 ईस्वी में हुआ था। ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है अल नीनो क्या है, अल नीनो क्या है। अल नीनो जो है यह प्रशांत महासागर के गर्म होने से बना एक असामान्य मौसम पैटर्न है। क्या है? 3 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है दोस्तों भारतीय क्या, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को निम्न में से किस संविधान से लिया गया है। कहता है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है इसको किस देश की संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। किससे? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए आगे है। कहता है निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित में से किसने निरंकारी आंदोलन की स्थापना की है। कहता है निरंकारी आंदोलन जो है इसकी स्थापना किसने की है। तो इसकी स्थापना आपको बाबा दयाल दास ने किया। कि किसने? बाबा दयाल दास ने किया है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा बाबा दयाल दास। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है निर्वाचकों क्या, निर्वाचकों की संख्या के आधार पर भारत में कौन सा संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा है। कहता है निर्वाचकों की संख्या के आधार पर भारत में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मल्काजगिरी। मल्काजगिरी और यह तेलंगाना में, मल्काजगिरी तेलंगाना। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि निर्वाचन की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। चलिए आगे है। आगे कहता है दोस्तों कि भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया में संविधान सभा द्वारा अनेक समितियां नियुक्त की गई थी। तो व्यापार समिति का अध्यक्ष कौन था। कहता भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया में संविधान सभा द्वारा अनेक समितियों की नियुक्ति की गई थी। तो इसी क्रम में व्यापार समिति जो था इसका अध्यक्ष कौन था। तो व्यापार समिति का अध्यक्ष जो था ये आपको KM मुंशी थे। कौन? KM मुंशी थे। 2 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है बेनामेकर क्या है, बेनामेकर ट्रॉफी निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है। बेनामेकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो यह आपको गोल्फ खेल से संबंधित है। किससे? गोल्फ खेल से संबंधित है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा गोल्फ। आगे कहता है कलकत्ता की ब्लैक होल, कलकत्ता की ब्लैक होल त्रासदी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है। कहता कलकत्ता में जो ब्लैक होल हुआ था, ब्लैक होल की घटना हुई थी, इस त्रासदी से निम्नलिखित में कौन संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। कौन? सिराजुद्दौला। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। यह घटना जो है आपको 20 जून कब? 20 जून 1746
1756 में घटित हुआ था। कब? 1756 में घटित हुआ था। इस घटना में जो है 123 टोटल 123 लोगों की मृत्यु हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन हेतु कदम उठाना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। किसके? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। आगे है राज्यसभा के। राज्यसभा के सदस्य वैश्य मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो यह निर्वाचित किया जाता है आपको एकल हस्तांतरणीय पद्धति के द्वारा। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? कहता कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? तो इसकी स्वीकृति संख्या आपको 31 है। कितना? 31 है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा 31 है। चलिए आगे कहता है, सॉरी दोस्तों, आगे कहता है पाटलिपुत्र। क्या है? पाटलिपुत्र के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? कहता है पाटलिपुत्र जो है इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसके संबंध में कथन सही है कि सर्वप्रथम उदयन ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। यह सही है। पाटलिपुत्र को उदयन ने अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाया था। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, ये सॉरी दोस्तों, यहाँ आइए एक बार देखिए, ये जो आपको है, ये जो कहता है पाटलिपुत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये आपको सर्वप्रथम किसने? सर्वप्रथम उदयन ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। सही है। प्रारंभ में इसका निर्माण एक सैनिक छावनी के रूप में किया गया था। यह भी सही है। इसे राजधानी के रूप में स्थापित करने का प्रमुख कारण इसकी भौगोलिक एवं व्यापारिक महत्ता थी। कहता है इसे जो राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था, इसका स्थापित किए जाने का प्रमुख कारण भौगोलिक एवं व्यापारिक महत्ता के कारण इसे राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। यह भी सही है। देखा जाए तो तीनों सही है। आइए देखते हैं, यहाँ कहता है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में 1, 2, 3 तीनों सही है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है पौराणिक नृत्य थेय्यम। क्या है? पौराणिक नृत्य थेय्यम जो है डैश राज्य में लोकप्रिय है। तो यह जो है आपको केरल में लोकप्रिय है। कहाँ? केरल राज्य में लोकप्रिय है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि CDAC ने भारत में सुपर कंप्यूटर विकसित किया है। CDAC क्या है? CDAC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप जो है, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा सेंटर। क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटर। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? कहता है जिस समय दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे सार्क कहा जाता है, की स्थापना की गई थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री आपको राजीव गांधी थे। कौन? राजीव गांधी थे। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो हुई है आपको 1985 में हुआ। कब? 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। चलिए आगे है, आगे कहता है पेटो। क्या है? पेटो निम्नलिखित किस देश का राष्ट्रीय खेल है? पेटो जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यह जो है आपको अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल है। किसका? अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। आगे कहता है भारत की अधिकतम विदेशी मुद्रा निम्नलिखित में से किसके आयात पर व्यय होती है? कहता है भारत की अधिकतम विदेशी मुद्रा जो है निम्नलिखित में से किसके आयात पर व्यय होती है? तो यह जो होता है आपको पेट्रोलियम उत्पाद पर ज़्यादा खर्च होता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पाद पर। चलिए आगे कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपको वाशिंगटन DC USA में स्थापित है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC USA में। आगे निम्नलिखित में निम्न में से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक भाषाई विविधता वाला देश है? कहता है निम्न में से वह कौन सा देश है जो विश्व में सर्वाधिक भाषाई विविधता वाला देश है? तो यह है आपको पापुआ न्यू गिनी। कौन? पापुआ न्यू गिनी। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा।
यहाँ जो आपको टोटल 832 भाषाएँ, कहता ये 832 जो क्या है, 832 भाषाएँ यहाँ टोटल इस देश में बोली जाती हैं। चलिए आगे है, आगे कहता जेलपला, जेलेपला, जेलेपला, नथुला और जोजिला। कहता जेलेपला, नथुला, जोजिला और पटकई निम्नलिखित में से किस नाम से, ये किसके नाम है, ये सारे जो है किनके नाम है, तो ये जो है सारे हिमालय के दर्रे के नाम है। एक नंबर से आंसर हो जाएगा हिमालय दर्रे के नाम है। आगे भारतीय संविधान के डैश में निर्धारित निर्देशक सिद्धांत, क्या निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप योजना आयोग की स्थापना की गई है। तो ये जो इसकी स्थापना जो की गई है, यह किया गया आपका अनुच्छेद 39 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 39 के अंतर्गत। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा 39 के अंतर्गत। आगे है बम्बई, क्या है, बम्बई शेयर बाजार किस वर्ष स्थापित हुआ था। बम्बई शेयर बाजार जो है यह किस वर्ष स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था 1975 में। कब, 1975 में। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा 1975 में। आगे कहता कर्नाटक, क्या कर्नाटक राग हिंडोलम हिंदुस्तानी संगीत किस नाम से के किस राग के समतुल्य। कहता है कर्नाटक राग जो है हिंडोलम, कर्नाटक का राग हिंडोलम जो है यह हिंदुस्तानी संगीत के किस राग के समतुल्य है। तो ये जो आपको मालकोंस, कौन, मालकोंस राग के समतुल्य है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है विजय पांडुरंग का, क्या है, विजय पांडुरंग भटकर किस रूप में लोकप्रिय है। ये जो लोकप्रिय है, ये लोकप्रिय है भारतीय सुपर कंप्यूटरों के जनक के रूप में लोकप्रिय है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया है। कहता उस जगह का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया है। तो वह जगह कौन सा है, तो ये है आपको कुशीनगर। कौन, कुशीनगर। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा कुशीनगर। आपसे ये पूछ लिया जाता है गौतम बुद्ध परिनिर्वाण कब प्राप्त किए था, तो ये किया था 483 ईस्वी में। कब, 483 ईस्वी पूर्व में। और उस समय इसकी उम्र 80 वर्ष की थी। कितनी, 80 वर्ष की थी। ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है 1856 में सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। कहता 1856 के सिपाही विद्रोह में विभिन्न 1856 सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूस पर आपत्ति थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एनफील्ड। कौन, एनफील्ड। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। ये 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। ये बंदूक जो आपको एनफील्ड राइफल आपको दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था, जो धीरे धीरे इसकी चर्चा धीरे धीरे फैलते फैलते आपको 1857 में सिपाही विद्रोह हो गया था। ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ 2 नंबर से आंसर हो जाएगा एनफील्ड कंपनी ने इस कारतूसों का निर्माण किया था। चलिए आगे है, आगे कहता है कि खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट डैश की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। कहता खुदीराम बोस जो है इसको किस ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। और इन्होंने यह प्रयास 11 अगस्त, कब, 11 अगस्त 1908 में किया था। कब, 11 अगस्त 1908 में इसे जो है फांसी दी गई थी। 11 अगस्त 1908 में इसे फांसी दी गई थी। और ये किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो कलकत्ता में किया था। कहाँ, कलकत्ता में, सॉरी ये कलकत्ता में इसे फांसी दिया गया था। कहाँ दिया गया, कलकत्ता में इसे फांसी दे दिया गया था। चलिए आगे है, आगे कहता संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। कहता संविधान सभा के अल्पसंख्यकों के उप समिति के अध्यक्ष का नाम क्या है। तो इसका नाम है एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी। चलिए आगे है, आगे कहता 1872 में राजा राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की जिसे डैश सभा कहा जाता था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया। तो ब्रह्म समाज के नाम से बाद में जाना गया। पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, तो पहले इसे आत्मीय सभा के नाम से जाना जाता था। और यह आत्मीय सभा की स्थापना आपको 1892 ईस्वी में किया गया था। कब, 1892 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था।
चलिए आगे है। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में डैश की गई है। कहता स्वामी विवेकानंद जो है इसके द्वारा 1897 ईस्वी में क्या हुई है, तो इसके द्वारा 1897 में रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की गई है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने डैश घोषित किया है। तो यह घोषित किया है कि कन्या हत्या को अवैध घोषित किया गया। कन्या हत्या को जो है इसे अवैध घोषित किया गया। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे। कहता है बक्सर के युद्ध के बाद डैश के नवाब ने इलाहाबाद और कोस को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आता था। तो इसका सही आंसर होगा अवध। किसे? अवध को। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा अवध। आगे कहता मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 ईस्वी में डैश संधि पत्र किस संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। तो यह प्रस्तावित किया गया था आपको शिमला का शिमला। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा शिमला। यहाँ 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आइए दोस्तों आगे कहता है कि 18 फरवरी 1930 में, कब 18 फरवरी 1930 को हुई चित्तग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व डैश ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डापारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। तो ये किया था वो गणेश घोष ने। किसने? गणेश घोष ने। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा गणेश घोष। भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारों से डैश दूरी पर समुद्र में फैली हुई है। कहता कि भारत की समुद्री सीमा जो है तटीय किनारों से डैश दूरी तक समुद्र में फैली हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 12 समुद्री मील। कितना? 12 समुद्री मील। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है डैश चोटी साइलेंट। क्या? डैश चोटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पालक्काड में सबसे ऊंची चोटी है। ये सबसे ऊंची चोटी आपको अंगिडा का अंगिडा। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा अंगिडा। कहता कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदान में प्रवेश करने से पहले 275 मीटर ऊंची चट्टान से घिरती है और गरसोप्पा जलप्रपात बनती है। कहता कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदान में प्रवेश करने से पहले 275 मीटर की ऊंचाई से चट्टान से गिरती है और गरसोप्पा जलप्रपात यहाँ बनता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा शरावती नदी। कौन? शरावती नदी। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता किस राज्य की स्थापना बिजली उत्पादन कहता किस राज्य की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। तो ये महाराष्ट्र की। किसकी? महाराष्ट्र की बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता भारत में कौन सा आदिवासी समुदाय अधिकतर उदयपुर में सिरोही की अरावली पर्वतमाला में पाया जाता है। तो यह पाया जाता है आपको भील में। कहाँ? भील में। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा भील। चलिए दोस्तों आगे कहता है बिहार में प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि एवं भाषा डैश है। कहता है बिहार में प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि एवं भाषा क्या है। तो इसकी लिपि एवं भाषा आपको ब्राह्मणी और प्रकृति है। लिपि ब्राह्मणी है और भाषा प्रकृति है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है दोस्तों। ये वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए शुरू से अंत तक आप जरूर देखेंगे और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित होता है तब इसे लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आइए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता। कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जो आंशिक या फिर पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। तो वह देश है आपको नाइजीरिया। कौन? नाइजीरिया। 3 नंबर सही आंसर हो जाएगा। बाकी अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र ये आंशिक या फिर पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में आता है। नाइजीरिया नहीं आता है, ना तो आंशिक रूप से और ना ही पूर्ण रूप से। ये नाइजीरिया यहाँ से आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे कहता कि माउंट
कलिमंजारो क्या है, माउंट कलिमंजारो डैश में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। कहता है माउंट कलिमंजारो जो है यह डैश में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ये तंजानिया में स्थित है। कहाँ, ये तंजानिया में स्थित है। एक नंबर से आंसर हो जाएगा तंजानिया। ये विषुवत रेखा के निकट तंजानिया में स्थित है, जो कि एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो एक नंबर से आंसर हो जाएगा तंजानिया। चलिए आगे कहता है ग्राम पंचायत क्या, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। कहता है ग्राम पंचायत तंत्र जो है इसका 3 स्तर होता है। ब्लॉक स्तर पर डैश होता है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होता है। कहता है पंचायत समिति होता है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा पंचायत समिति। आगे कहता है किस समिति के कार्यकाल ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया। कहता है कि वह कौन से समिति के कार्य हैं जिन्हें पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया है। तो ये समिति है आपको बलवंत राय मेहता समिति। कौन, बलवंत राय मेहता समिति। 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। आगे एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम डैश सीट जीतता है और ये सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हों। तो कम से कम ये 11 सीट जीतता है तब। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम डैश वर्ष होनी चाहिए। कहता है लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की आयु कम से कम कितना होना चाहिए। तो इसके लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष का होना अनिवार्य है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। ये सिर्फ लोकसभा और विधानसभा के लिए है। अगर वहीं राज्यसभा के लिए कहा जाए तो इसकी आयु 30 वर्ष हो जाएगी। क्या हो जाएगी, राज्यसभा के लिए अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है राज्यसभा से तो उसे 30 वर्ष का होना अनिवार्य होगा। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है बिहार में स्थापित किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। कहता है कि बिहार में स्थापित वो कौन सा वंश है जिसे पितृहत्या वंश कहा जाता है, पितृहंता वंश कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा हर्यक वंश को। किसे, हर्यक वंश को। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा हर्यक वंश को। हर्यक वंश की स्थापना जो है आपको 544 ईस्वी, कब, 544 ईस्वी पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना हुई है। कहता डैश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कैलाश। कहाँ, कैलाश मंदिर, कैलाश पर्वत को काटकर बनाया गया है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। एक कैलाश मंदिर का निर्माण वहाँ हुआ। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है, जिसे जो ये प्राचीन हिंदू का प्राचीन मंदिर है जिसे चट्टानों को काटकर बनाया गया है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा कैलाश। आगे कहता है कि 2001 और 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में डैश प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कहता है 2001 और 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो इसमें भारत में जो वृद्धि हुई है ये हुआ है 17.70% का वृद्धि हुआ है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि अगर एक 40 ग्राम द्रव्यमान की गोली 3 kg की एक बंदूक से 150 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से क्षैतिज रूप से दागी जाती है तो पिस्तौल का प्रतीक्षित वेग कितना होगा। तो पिस्तौल का प्रतीक्षित वेग कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको -2.0। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता मिट्टी से जड़ों के रेशों में पानी की वजह से प्रवेश करता है। कहता मिट्टी से जड़ों में जो जड़ों से रेशे में पानी प्रवेश करता है, इसका वजह क्या है। तो इसका वजह है आपको प्रासरण के कारण प्रवेश करता है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में निम्न में कौन सी आवाज़ सुनने में सुखद और उच्च गुणवत्ता की होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको संगीत। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा संगीत। आगे हेनरी प्रति मीटर की इकाई है। कहता है हेनरी जो है प्रति मीटर इकाई है किसकी। ये जो है प्रति मीटर इकाई प्रागम्यता की, किसकी, प्रागम्यता की। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा प्रागम्यता।
आगे कहता है एथिल अल्कोहल। क्या एथिल अल्कोहल के संलयन में एथिल अल्कोहल के संलयन की प्रविष्टि गुप्त ऊष्मा 100 जूल ग्राम है, तो उस स्थिति में 2.25 ग्राम एथिल अल्कोहल द्वारा अवशोषित ऊष्मा जूल में ज्ञात कीजिए जब इसका गलनांक जो है -144 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 225। एक नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि यदि पृथ्वी की द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर ग्राम का मान होगा। तो 1 ग्राम का मान हो जाएगा पृथ्वी के तल पर 2% बढ़ जाएगा। क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है लकड़ी क्या है? लकड़ी का एक टुकड़ा पानी के ऊपर अपनी आयतन के 30% पानी में तैरता है, तो लकड़ी का घनत्व में क्या होगा? तो लकड़ी के घनत्व जो होगा ये 0.7 × 10³ होगा। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है रमन प्रभाव प्रकाश की उन किरणों से संबंधित है जो आर पार जाती है। कहता है रमन प्रभाव जो है प्रकाश की उन किरणों से संबंधित है जो आर पार जाती है। किसके आर पार जाने वाले प्रकाश से इसका संबंध है? तो इसका संबंध जो है जो सभी पारदर्शी माध्यम के आर पार जाने वाले प्रकाश से इसका संबंध है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता रेल पथ में फिश प्लेट का काम है। रेल पथ जो होता है इसमें फिश प्लेट का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है दोनों पटरियों को जोड़े रखना। क्या इसका काम कहता है? दोनों पटरियों को जोड़े रखने का काम इसका होता है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जब उच्च सीडी क्या जब एक सीडी ऑडियो या वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कंपेडिक्ट सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है। कहता जब किसी सीडी को हम सूर्य के प्रकाश में देखते हैं तो उसमें इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ता है, तो इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो इसकी व्याख्या जो की जा सकती है ये किया जा सकता है परावर्तन एवं अपवर्तन के परिघटना के आधार पर। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है प्राश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता प्राश्रव्य तरंग जो है इनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता ये कीड़ा क्या है? ये कीड़ों को नष्ट कर सकता है। सही है। ये कपड़ों में धूल काटकर उन्हें साफ कर सकता है। सही है। इनका प्रयोग बीमारियों के उपचार के लिए भी किया जाता है। यह भी सही है। आगे कहता है ये स्वचालित दरवाज़ों को नियंत्रित कर सकती है, तो यह भी सही है। कहता है उपयुक्त कथनों में से सभी सही है। क्या है? सभी सही है। 4 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सभी सही है। चलिए आगे है। कहता आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है? कहता आँख की लेंस जो है इसकी फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सिलियरी मांसपेशियों के कारण इसकी फोकस परिवर्तित होते रहती है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा सिलियरी मांसपेशी के कारण। आगे कहता है डॉप्सन क्या है? डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन इकाई जो है इसका प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। डॉप्सन इकाई जो है इसका प्रयोग ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एंडोस्कोप जो है यह काम करता है आपको प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता नीचे दिए गए एक धातु गोलक और धातु वलय के चित्रों पर ध्यान दीजिए। कहता है पत्ती से बने धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है यदि गोलक को गर्म करे तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करे तो क्या होगा? अगर धातु वलय को गर्म करे तो क्या होगा?
कहता है गोलक निकल सकेगा क्योंकि तापमान से प्रसारण के कारण वलय का व्यास बढ़ जाएगा। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कहता है साबुन। क्या है? साबुन अणु एक होता है। कहता है साबुन का अणु जो होता है क्या होता है? साबुन का अणु जो होता है वह जल स्नेही शीर्ष और एक जनविरांगनी पूछ होता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पारे का साधारण। क्या है? पारे का साधारण तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता यह है कि यह उच्च संचालन शक्ति का है। क्या है? उच्च संचालन शक्ति का है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्न क्या है? निम्न में कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है और उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है जिसमें उच्च कठोरता तथा आकर्षण प्रतिरोधकता होती है? तो यह होती है आपको इसका आंसर क्रोमियम हो। क्या हो? क्रोमियम इसका आंसर हो जाएगा क्रोमियम। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा क्रोमियम। आगे कहता है निम्न में कौन सा ऑप्टिकल सक्रिय नहीं है? कहता है निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल सक्रिय नहीं है? तो आपको ग्लाइसिन जो है सक्रिय नहीं है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा ग्लाइसिन। आगे कहता है छपाई से प्रयोग की जाने वाली स्याही। छपाई में जो प्रयोग की जाने वाली स्याही होता है निम्न में से किस अपघटन से प्राप्त होता है? तो इसकी प्राप्ति जो होता है आपको मीथेन से। किससे? मीथेन से इसकी प्राप्ति होता है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा मीथेन से। कहता बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्न में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? कहता बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है पॉलीमाइड। क्या है? पॉलीएमाइड पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। पॉलीएमाइड बहुलक का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है एस्थरीन। क्या है? एस्थरीन कहाँ से मिलती है? एस्थरीन जो है यह कहाँ से मिलती है? तो आपको यह है एक पेड़ से मिलता है। किसे? एक पेड़ से मिलता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है साबुन के क्या है? समूह के पौधे के सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। कहता है समूह के पौधे के सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। तो यह कहा जाता है आपको थेलोफाइटा। क्या है? थेलोफाइटा समूह के पौधे को शैवाल कहा जाता है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है क्लोरीन गैस क्लोरीन के 2 समस्थानिकों का मिश्रण है जिनका अनुपात 3:1 होता है। ये दोनों समस्थानिकों में निम्न में से कौन सा है? दोनों समस्थानिकों में से आपको 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है व्हाइट लोग। क्या है? व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है। यह किसका किस्म है? तो ये जो है आपको कुक्कुटों का। किसका? कुक्कुटों का एक किस्म है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा कुक्कुटों का। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये यूजफुल है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा तक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।